हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीए थर्ड ईयर की जो बुक है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 से 1919, उसका 2021 का क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और अब की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मोस्टली आपको या तो 4 क्वेश्चन करने को होते हैं या 5 क्वेश्चन करने के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कार्ल मार्क्स के समाजवाद का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है वो यहूदी जर्मन मूल के एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार और दार्शनिक थे। मार्क्स को पश्चिमी विचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक माना जाता है। उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर में क्रांतियों के लिए नींव का काम किया। मार्क्स ने ना तो धन का मुकाबला किया और ना ही गरीबी की प्रशंसा की। उन्होंने पूंजीवाद से नफरत थी, उसके धन संचय के लिए नहीं बल्कि उसके कुलीन तंत्र चरित्र के लिए। उन्हें इससे नफरत थी क्योंकि इस व्यवस्था में धन का मतलब अन्य लोगों पर शक्ति के अर्थ में राजनीतिक शक्ति है। उन्हें यह व्यवस्था गुलामी के समान लगती थी। आगे बात करें साम्यवाद का सिद्धांत जो उनके द्वारा दिया गया, तो सबसे पहले उन्होंने धन का संचय के बारे में बताया, फिर वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधन, राज्य विहीन समाज की स्थापना, पूंजीवाद का स्वतः नाश, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो पॉइंट नंबर 1 आता है वो है धन का संचय। सबसे पहले हम धन के संचय के अर्थ के बारे में बात करते हैं। धन संचय का अर्थ है धन संपत्ति या अन्य संपत्ति अर्जित करना है जो समय के साथ किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति में वृद्धि करता है। पॉइंट नंबर 2 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज सदैव 2 विरोधी वर्गों में बंटा रहा है। एक वर्ग वह है जिसके पास शक्ति होती है और दूसरा वर्ग वह है जिसके पास शक्ति नहीं होती है। यह संघर्ष तभी समाप्त होगा जबकि समाज में एक ही वर्ग रह जाएगा और वह है श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम मीन्स मजदूरी तथा समय अनुसार निश्चित होना चाहिए, परंतु आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और कारीगर जो वस्तु को बनाता है थोड़े से पैसे में अपना श्रम जो है वो पूंजीपतियों को जो क्या करता है बेच देता है, और जो पूंजीपति है वो उस वस्तु को उस मजदूरी के से अधिक पैसे में बेचता है। इस प्रकार जो गरीब तबका है वो और गरीब रह जाएगा और जो अमीर तबका है वो अमीर बनता जाएगा। पूंजीवाद का स्वतः नाश। कार्ल मार्क्स का यह भी विचार था कि पूंजीवादी व्यवस्था में उसके अपने नाश के बीज निहित हैं, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं ही अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। कार्ल मार्क्स सामाजिक क्रांति की सफलता के आधार पर राजनीतिक तंत्र पर सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट आता है वर्गहीन वो राज्य विहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो वर्तमान पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सब व्यक्ति को एक समान हो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कनगावा की संधि का वर्णन करो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा। कनगावा की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच पहली संधि थी। 31 मार्च 1854 को कनगावा की संधि पर अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में पेरी और शोगुन के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इनके पेरी अभियान के प्राथमिक जो उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। अमेरिका के साथ व्यापार के लिए क्या किया गया? जापान को खोल दिया गया। अब कनगावा की संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो कुछ इस प्रकार हैं। जापान और अलगावाद, दूसरा आता है संधि की ओर ले जाने वाली घटनाएं, तीसरा संधि की शर्तें और चौथा संधि का प्रभाव। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान और अलगावाद के बारे में। जब आप आधुनिक युग में जापान के बारे में सोचते हैं तो यह कल्पना करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है कि यह छोटा सा द्वीप देश कभी अलगावाद का पालन करता था या खुद को बाहरी दुनिया के मामलों से क्या करता था, अलग रखता था।
दूसरा पॉइंट आता है संधि की ओर ले जाने वाली घटनाएं। अब ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो कनगावा की संधि का कारण बनी? 1850 के दशक की शुरुआत में अमेरिका राष्ट्रपति मिलर्ड फिलोमोर ने जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खोलने का दृढ़ संकल्प किया था। उस समय अमेरिका जापान बंदरगाहों को खोलने में रुचि रखता था ताकि अमेरिका स्टीमर शिप रुक सके और ईंधन भर सके। राष्ट्रपति की ओर से कमोडोर मैथ्यू पेरी, एक अनुभवी नौसैनिक अधिकारी, 8 जुलाई 1853 को केवल मुट्ठी भर जहाज़ों के साथ टोक्यो खाड़ी में रवाना हुए। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, कनगावा की संधि की शर्तें। अब कनगावा की संधि की क्या शर्तें थी? अपने वचन के अनुसार पेरी 1854 में वापस लौट आए। इस बार जापानी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि पेरी के मजबूत अमेरिकी बेड़े के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। 31 मार्च 1854 को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने कनगावा की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के माध्यम से जापान इस पर सहमत हुआ। तो पहला आता है, विदेशी जहाज़ों को नागासाकी और 2 अन्य जापानी बंदरगाहों शिमोदा और हैकोडेट से कोयला, भोजन और पानी लाने तथा जहाज़ों की मरम्मत करने का अधिकार होगा। दूसरा, ये मुख्य शर्तें थी कनगावा की संधि की। दूसरी शर्त थी, जापान में फंसे अमेरिकी नाविकों की देखभाल करे। तीसरी, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रतिनिधि जापान में शिमोदा के स्थान पर रहेगा। चौथी, अमेरिका उपयोग के लिए 2 बंदरगाहें खोले। और लास्ट जो शर्त थी वो थी, अमेरिका वाणिज्य दूतों को दोनों बंदरगाहों में रहने की अनुमति दे। अब कनगावा की संधि के क्या प्रभाव पड़े? कनगावा की संधि जापान द्वारा पश्चिमी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने का पहला बड़ा कदम था। यह 1800 के दशक के दौरान किसी पश्चिमी देश के साथ जापानियों द्वारा हस्ताक्षरित पहली संधि भी थी। कनगावा की संधि के परिणाम स्वरूप कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ व्यापार तथा समझौता में प्रवेश किया। अमेरिका के साथ संधि की तरह ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देश भी जापानियों के साथ असमान शर्तों पर बातचीत करने में कामयाब रहे। कनगावा की संधि भी छोटे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लगभग 1 दशक के भीतर जापान उन पश्चिमी देशों की तरह एक औद्योगिक राष्ट्र बनने की राह पर था जिनके साथ वह व्यापार करता था। तो ये था कनगावा की संधि का वर्णन। ये मैंने क्वेश्चन 10 मार्क्स में कवर किया है ताकि आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहे। इस क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सन यात सेन, जिन्होंने को चीन का जो है राष्ट्रपिता भी माना जाता है, कि जीवन और आदर्शों के संक्षेप में परिचय दीजिए। तो डॉक्टर सन यात सेन कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन को चीन की 1911 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी का पितामह कहा जाता है। इसका कारण ये है कि उसने क्रांतिकारी संगठनों को एकत्रित करके चीन में माचो शासन की उखाड़ फेंका और चीन में गणतंत्र की स्थापना की। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? डॉक्टर सन यात सेन ने। 1911 ईस्वी की क्रांति से पूर्व डॉक्टर सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में भी देश में क्रांति लाने का प्रयास किया था, परंतु राजतंत्र की शक्ति तथा प्राचीन परंपराओं के आगे वह टिक न सका और अपने विचारों को जनता तक ना पहुंचा सका। इसीलिए वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। सन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 में हुआ। वह चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता थे। पेशे से वे चिकित्सक थे। चीनी गणतंत्र में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में उन्हें लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। 12 दिसंबर 1925 ईस्वी को वह महापुरुष, जिसने अपने देश की एकता से प्यार था, सदा के लिए चला गया। उनके राजनीतिक आदर्श, उनके मुख्य 3 राजनीतिक आदर्श थे। पहला, सामाजिक प्रगति प्रजातंत्र, दूसरा प्रजातंत्र जनसत्ता और तीसरा राष्ट्रवाद। तो डॉक्टर सन यात सेन के ये 3 एक आदर्श थे जिनको उन्होंने पूरी उम्र जो था वो फॉलो किया था। आगे बात करते हैं उनके आदर्शों के बारे में। पहला, राष्ट्रवाद। इसका मुख्य उद्देश्य माचो शासन का अंत करना था, विदेशी शक्तियों को देश से बाहर निकालना था जिन्होंने चीन धरती पर अनाधिकार
अतिक्रमण कर रखा था और इस प्रकार चीन की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करना था। दूसरा, प्रजातंत्र। इसका उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त करना और गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसमें सभी लोग सरकार चलाने में भाग लें। तीसरा, सामाजिक प्रगति। इसमें डॉक्टर सन्याल सेन के दर्शन के पक्षधर थे, जिसका आदर्श तत्कालीन जर्मनी था। उनका यह मत था कि राज्य को ही अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक डॉक्टर सन्याल सेन, और इस वीडियो में हमने आपके जो टॉपिक पार्ट 2 है उसके 3 क्वेश्चंस को जो है वो कवर किया, जो थे कार्ल मार्क्स के समाजवाद का वर्णन कीजिए, कानगावा की संधि का वर्णन कीजिए, डॉक्टर सन्याल सेन के जीवन और आदर्शों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस पर जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और इस कंप्लीट बुक का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।